हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। ठीक है जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 हमने डिस्कस कर दिया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था अबाउट केमिकल्स के बारे में। ठीक है जी, बायो केमिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो उस बायोकेमिकल्स के अंदर हमने ओवरऑल डिस्कस किया था कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ये एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना के देते हैं, आपको मॉलिक्यूल बना के देते हैं। और ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है जी, जिसमें आपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा था। अब नेक्स्ट लेवल जो स्टार्ट होने जा रही है कि एटॉमिक लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लेवल स्टार्ट हो रही है हमारे पास सेल्यूलर लेवल। ठीक है जी, ये सेकेंड लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखिए सेल्यूलर लेवल में क्या था कि लास्ट जो भी हमने पढ़े थे, जो भी केमिकल्स थे, ठीक है जी, जो केमिकल्स थे जिनको आपने नाम क्या दिया था, सिंपल बायो केमिकल्स। और उन बायोकेमिकल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक, ये जो बायोकेमिकल्स थे। ठीक है जी, ऑर्गेनिक वो है जिसमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं उसके अंदर। और इनऑर्गेनिक में जिसमें मेन एलिमेंट कार्बन को कंसीडर ना किया जाए। ठीक है जी, अब ऑर्गेनिक में आपने कौन से केमिकल पढ़े थे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल नाम बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। प्रोटीन आपको ने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, लिपिड्स पढ़े थे, ये ऑर्गेनिक थे। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक के अंदर सेल के अंदर जो मौजूद होता है वो है वाटर होते हैं और प्लस कुछ मिनरल्स होते हैं, ये आपके पास कंसीडर किए जाते हैं इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में लास्ट मैंने डिस्कस किया था, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ लिपिड्स ऑर्गेनिक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये सारे केमिकल्स जो हैं ये मिल जाते हैं, ये कंबाइन होकर, ठीक है जी, ये क्या कर रहे हैं, ये सारे केमिकल्स कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर एक सस्पेंशन की तरह काम करेंगे। तो सबसे पहले सेल्यूलर लेवल के अंदर सबसे पहले जो बनता है, हम उस वहाँ नाम लिखा होगा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब जितने भी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सेल के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं उनका कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, वो सेल के अंदर जो या जो भी केमिकल्स हैं वो केमिकल क्या हो गए, कंबाइन हो गए। और अब ये सस्पेंशन बन जाता है। केमिकल कंबाइन होकर क्या बन गए हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन हम कह सकते हैं जिसमें वाटर, सोल्यूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंबाइन हो गई। तो अब केमिकल कॉम्बिनेशन सस्पेंशन बन चुका है। तो अब उस सस्पेंशन को आपने नाम क्या दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। या प्रोटोप्लाज्म की एक और डेफिनेशन भी है कि जो भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स में आपको पता है, अभी हमने बात की, या तो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं प्लस इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये सारे केमिकल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कंबाइन करेंगे तो भी आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म का नाम दे सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो उसको भी आप क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है जी, या प्रोटोप्लाज्म की एक और डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, सिंपल ये भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कॉम्बिनेशन है, इसको भी आप क्या कह सकते हैं, इसको भी आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए क्या है, ये आपके पास एक सेल मौजूद है, समझ लें, यहाँ पर ये क्या है, एक ये सेल मौजूद है। ठीक है जी, और इस सेल के अंदर यहाँ पर ये जो मौजूद है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है सेल का। और अब देखें ये वाला सेल का जो रीजन, इसको आपने नाम क्या दिया हुआ है, सेल का साइटोप्लाज्म। और ये अंदर जो रीजन है इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी, ये आपने सेल वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो इसके बारे में, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म है। ठीक है जी, इसके अंदर फ्लूइड है मौजूद है, इसके अंदर क्या मौजूद है, फ्लूइड है, केमिकल्स मौजूद है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड वगैरह मौजूद है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म को मिलाकर और न्यूक्लियस को मिलाकर इसको भी आप क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको भी आप नाम दे सकते हैं क्या,
प्रोटोप्लाज्म। तो जितने भी केमिकल सेल के अंदर मौजूद हैं, जब ये कंबाइन हो जाते हैं और ये यूनिट की तरह काम करते हैं, सिंपली कह सकते हैं जितने भी केमिकल्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे सस्पेंशन की फॉर्म में, तो उसको आप नाम क्या देंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाद क्या बनता है, सेल बन जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो ऑर्गेनेल्स भी सेल के बन गए क्योंकि सारे केमिकल्स आ गए। अब सेल आपके पास आ गया। दूसरा क्या है, सेल। सेल हम कहते हैं, सिंपल अगर सेल की बात करें, सेल में हम कहेंगे जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तरह काम करेगा, व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क एज यूनिट। ठीक है जी, व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क एज यूनिट, तो इसको आप नाम क्या देंगे, सेल का नाम दे देंगे। देखिए सेल की एक्चुअल डेफिनेशन यही है। जैसे आप लोग जो पढ़ते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दरअसल वो उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। सेल की जो एक्चुअल डेफिनेशन वो है कि जब प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंबाइन होकर वर्क करे एज अ यूनिट की तरह, तो आप उसको नाम देंगे सेल का। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर जो मसल का सेल होगा, ठीक है, किडनी का जो सेल होगा, तो उसका सारा जो रोल है वो किसके अंदर है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर है। तो प्रोटोप्लाज्म हमने कहा कि जो सेल के अंदर जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको कह रहे होते हैं। सेल के अंदर क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन। सेल के अंदर जो केमिकल कॉम्बिनेशन है आप उसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है जी, जब वो प्रोटोप्लाज्म या वो केमिकल कॉम्बिनेशन जो मिलकर काम करे यूनिट की तरह, वर्क परफॉर्म करे यूनिट की तरह, तब उसको आप नाम क्या देंगे, सेल का नाम देंगे तब जाकर। अब ये जो है सेल के बारे में बताते हैं, सेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेल को कहा जाता है भाई ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। दूसरा इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल, क्योंकि बॉडी, जो भी जानदार चीज़ों की बॉडी बनी हुई है वो सेल से मिलकर बनी है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बॉडी को बनाने के लिए सेल चाहिए, जितने सेल ज़्यादा है उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा हैवी होगी, उतना इसका वेट ज़्यादा होगा। स्ट्रक्चर उसके अंदर सेल ज़्यादा है। दूसरा, बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारा कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल। इसलिए सेल की ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट सेल्यूलर लेवल के बारे में। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट आगे पढ़ें। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमारे पास, अब आपने ये जो पढ़ा है सेल्यूलर लेवल, अब देखिए सेल्यूलर लेवल जो है इसके अंदर हमने कहा था क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यही प्रोटोप्लाज्म ने क्या बना के दिया है, सेल। अब सेल जो है ये कंबाइन हो जाएंगे और सेल कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे। सेल जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, टिश्यू। अब देखिए टिश्यू की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का जो कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सारे सेल है, अब ये इनका ग्रुप बन चुका है। अब इनके जो कॉम्बिनेशन है, अब आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, टिश्यू नाम दे सकते हैं। सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात नहीं होगी यहाँ पर, कॉम्बिनेशन हो जाए और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल कंबाइन होकर क्या करें, कोई खास काम परफॉर्म करें, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तब जाकर आप उसको नाम क्या देंगे, टिश्यू। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तब जाकर आप उसको नाम क्या देंगे, टिश्यू। अब जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है जी, इंसान है, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड, तो ब्लड एक टिश्यू है। ठीक है जी, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, बोन्स हैं, तो बोन्स भी क्या है, टिश्यू है। इसी तरह प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है जाइलम, और ये जाइलम काम करता है प्लांट की बॉडी में पानी को सप्लाई करने का, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, H2O, वाटर को। इसी तरह प्लांट के अंदर एक और टिश्यू जिसका नाम है फिलोएम। फिलोएम क्या करेगा, पूरी बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो ग्लूकोज बन जाता है फिर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फिलोएम करेगा। ठीक है जी, तो सिंपल टिश्यू जो हैं वो कैसे बनते हैं, जब सेल कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे। ठीक है जी, फिर टिश्यू जो है ये कंबाइन होकर ये बना के देंगे आपको ऑर्गन। ठीक है जी, जब टिश्यू कंबाइन हो जाएंगे फिर वो टिश्यू कोई खास काम करेंगे तो उसको आप नाम दे सकते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन जब कंबाइन हो जाएंगे तो आप इसको नाम क्या देंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर देखें, अब ऑर्गन कौन कौन से, देखें आपने पढ़ा होगा हार्ट,
तो हार्ट एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है जी, किडनी ऑर्गन है। फिर यही जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में आपको पता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम है। दूसरा आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें फूड लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये हमारे सिस्टम है। तो ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सिस्टम। फिर यही ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना के देंगे आपको? एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, एक जानदार बन जाएगा। और वो जानदार जो होगा वो क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर होगा। क्योंकि जो यूनिसेल्यूलर होगा तो वो यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सेल लिखा हुआ उनकी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक सेल वाले जानदारों की लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर हैं उनके अंदर आपको ऑर्गन्स भी मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेंगे, और समटाइम कह सकते हैं टिश्यू भी मौजूद है। ठीक है जी, लाजमी नहीं है कि सेल ज़्यादा होने के साथ टिश्यू। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में सेल ज़्यादा है लेकिन टिश्यू नहीं है। तो ये आपके पास हो गया अबाउट सेल्यूलर लेवल का इंट्रोडक्शन। तो इनको आपको स्टेप वाइज याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे हम टैक्सोनॉमिक लेवल के साथ। जो थर्ड और लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट होगा टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।